नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था, तो अब हम अपना सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, रिप्रेजेंट रूट 4.5 ऑन द नंबर लाइन। ये मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद लास्ट में लेता हूँ इस क्वेश्चन को, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। 27 से स्टार्ट करते हैं। 27 क्वेश्चन आपको ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो आपके क्लास इंटरवल है, ये जो आपके क्लास इंटरवल है कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए कंटिन्यूटी में। तो 20 to 24। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट इंटरवल है आपका वो 25। तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है। 20 to 24 है, तो अगर इसकी अपर लिमिट 24 है तो यहाँ जो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट है वो भी 24 ही होनी चाहिए थी, जो यहाँ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसे कंटिन्यूस करना होगा। अब कंटिन्यूस कैसे करोगे, देखो जो आपकी लोअर लिमिट है यहां से हम 0.5 लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19.5। और जो आपकी अपर लिमिट है इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24.5। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, जो आपकी लोअर लिमिट है यहाँ से फिर 0.5 लेस करोगे तो ये हो जाएगा 24.5, और ये हो जाएगा आपका 29.5। अब आप ये देखो, यहाँ आपको कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद आगे देखो, ऐसे ये हो जाएगा आपका ये जो आपकी लोअर लिमिट है, इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.5 लेस करोगे 29.5, और जो अपर लिमिट है ये हो जाएगी आपकी 34.5। ऐसे यहाँ देखो, इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 34.5, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 39.5। ऐसे यहाँ देखो, इस इंटरवल में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 39.5, और ये हो जाएगा आपका 44.5। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद आगे देखो, ये हो जाएगा आपका जो इसकी लोअर लिमिट है इंटरवल की, ये हो जाएगी 44.5, और ये हो जाएगा आपका 49.5। यहाँ लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी 49.5, और ये हो जाएगा 54.5। अब जो आपने ये इंटरवल्स बनाए हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इसको प्लॉट करना है। मीन्स देखो, जो फर्स्ट इंटरवल है आपका वो क्या है, और फर्स्ट इंटरवल इज 19.5 to 24.5, और नंबर ऑफ टीचर्स। अब ये जो नंबर वाला पार्ट है ये फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो क्लास इंटरवल वाला ये जो पार्ट होता है, ये क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल की बन है, इसको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो 19.5 to 24.5 जो आपका क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी हाइट पर जाएगा, 10। तो जब आप इसको प्रेजेंटेशन में शो करोगे तो कुछ इस तरह से शो करोगे। ये देखो 19.5, you can see that 19.5 ये हो गया आपका, जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है। और इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, इसकी हाइट जाएगी 10 तक। इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 10 तक। राइट, क्लियर हो गया तक? इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज 24.5 to 29.5। राइट, अब इसी के साथ कनेक्ट होगा। हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूटी में बनता है। 24.5 से ही आप इंटरवल ड्रॉ करोगे, और उसकी हाइट कितनी होगी 28। इसकी हाइट कितनी होगी 28। तो 24.5 to 29.5, तो आप देख सकते हो 24.5 ये हो गया। हाइट कितनी रहेगी आपकी 28। तो ये आपने इस तरह से बनाया। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इक्वल गैप, अपना आप इक्वल गैप आएगा। एक एक कॉलम में आपको एक ये रेक्टेंगुलर टेबल बनानी है आपको। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 28। तो आप देख सकते हो ये आपका 28 है। ये इसकी जो हाइट है आपकी वो कितनी है 28। ये हाइट जो आप लोगे 28 लोगे।
मीन्स फ्रीक्वेंसी यहाँ आपका 28 रहेगा, यहाँ आपका जो भी पॉइंट होगा जो इसको टच कर रहा है उसकी हाइट यहाँ कितनी होगी, यहाँ पर हाइट होगी 28, इसकी हाइट 28 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट है आपका 29.5 टू 34.5। अब जहां ये खत्म हुआ था वहीं से आपने इसको शुरू करना है, 29.5 टू 34.5। तो 29.5, ये हो गया 29.5 टू 34.5। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी जो हाइट है हमारी वो है 32। तो हाइट आप 32 लो। तो ये जो हाइट है ये 30 से थोड़ा सा ऊपर लेना है आपको, ये हाइट होगी 32। इसी तरह से बाकी के भी टेबल आपके बनेंगे, जैसे 34.5 टू 39.5। अब इसकी जो भी हाइट है आपकी, इसकी हाइट है 48, 50, 35, 48, 50, 35। तो 48, 50, 35। तो देखो ये हाइट होगी 48, ये नेक्स्ट वाले की होगी 50, और इसकी हाइट होगी 35। राइट, 48, 50, 35। इसके बाद एक और है आपका, इसकी हाइट है आपकी 12, जो लास्ट वाला है 49.5 टू 54.5, और इसकी हाइट कितनी है 12। तो 49.5 टू, ये देखो 49.5 टू 54.5, और इसकी हाइट कितनी है आपकी 12। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पे सीखी या जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो आपके क्लास इंटरवल है, जो आपके क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए। आप ये मान के चलो कि जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, उसमें पूरे पूरे चांसेस यही है कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ये भी हम एक सैंपल पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूटी में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देना है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो ये है कि जो भी आपके ये क्लास इंटरवल है, जो भी आपके ये क्लास इंटरवल है, आपको इनको कंटिन्यूटी में लेके आना है। कैसे लेके आओगे, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दोगे और अपर लिमिट में 0.5 आपको ऐड करना है। फिर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, जिस हिस्टोग्राम के साथ जो भी उसके नंबर होंगे या फ्रिक्वेंसी होगी उतनी हाइट पर उसके आपको ये रेक्टेंगुलर फिगर्स होती है सारी की सारी हिस्टोग्राम की, इसी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन इज शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट द साइड ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ रेक्टेंगल, फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसकी फिगर की बात करता हूँ, देखो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सारी फिगर क्वाड्रिलेटरल है, और आपको जो प्रूव करना है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक शो करो कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आप बनाते हो, कैसे बनाते हो, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रोम्बस ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फिगर ले लेता हूँ रोम्बस की, ये एक रोम्बस हो गया, ये हो गया एक रोम्बस। राइट, दिस इज अ रोम्बस। अब इसके 4 साइड्स है, तो 4 आपने मिड पॉइंट्स दे दिए, ये हो गया 4। अब आपको ये कहा जा रहा है इन 4 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इन 4 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इन 4 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये एक रेक्टेंगल होगा। फिर से देखो, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, तो ये जो बन रहा है लेट इट बी ए बी सी डी, और ये हो गया पी क्यू आर एस। तो आपको ये कहा जा रहा है ये जो पी क्यू आर एस है, पहले बात जो गिवन है वो क्या है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, कि एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है आपका वो एक रोम्बस है, और इस क्वाड्रिले रोम्बस के जो मिड पॉइंट्स है, 4 साइड्स होंगी रोम्बस की, 4 साइड्स पे 4 मिड पॉइंट्स होंगे, पी क्यू आर एस। इन चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा आपका, वो एक रेक्टेंगल होगा। वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मुझे प्रूव करना होगा कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम। 2 कंडीशन पर रेक्टेंगल प्रूव होता है।
किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, जब हमने चैप्टर 8 किया था तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा कि वो एक पैरेललोग्राम, राइट। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने का मेथड क्या है, अपोजिट पेयर इक्वल दिखा दो, या एक सिंगल पेयर अपोजिट, एक सिंगल पेयर लाइक पी क्यू और आर एस वो इक्वल हो और पैरेलल हो तो भी वो प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी होगी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी होगी कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो आपका क्या प्रूव हो जाता है, रेक्टेंगल है। समझ में आ गया क्वेश्चन, करें स्टार्ट, ठीक है। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी फिगर है, जैसे मैंने आपको रफली बताई, इस तरह से आपने फिगर बनानी, इस तरह से आप फिगर बनाओगे, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन लिखोगे। तो क्या लिखा है हमने, देखो, दैट दैट ए बी सी डी बी अ रोम्बस। तो हमने कहा कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, एंड पी क्यू आर एंड एस बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी है। तो देखो ये हो गया ए बी सी डी एक रोम्बस है आपका, पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, क्यू मिड पॉइंट हो गया आपका बी सी का, आर आपका मिड पॉइंट हो गया सी डी का, और एस आपका मिड पॉइंट हो गया डी ए का। यही हमने कहा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। आपने ए सी को ज्वाइन किया लाइक दिस, कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड दिखाया जाता है, तो आपने ए सी को ज्वाइन किया और आपने ज्वाइन किया बी डी को। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ए बी डी, ये देखो, ए बी डी। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। देखो एस एस एंड पी आर मिड पॉइंट, as S and P are midpoint of AD and AB respectively. Therefore, by midpoint theorem, by midpoint theorem, by midpoint theorem, जो SP होगा आपका वो पैरेलल होगा PD के, एंड जो SP होगा आपका वो इक्वल होगा हाफ ऑफ PD के। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। ये जो आपका SP है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और आपने ट्राइंगल ले लिया ए बी डी। इस ट्राइंगल में आपने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड जो बेस होता है ट्राइंगल का उसके पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसी तरह से अब देखो, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, ये बी सी डी, बी सी डी। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर, तो आपने कहा नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल बी सी डी, देखो क्यू एस, क्यू एंड आर
as Q and R are midpoints of, अब Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, BC, और R किसका मिड पॉइंट है? आपका CD का एंड CD रिस्पेक्टिवली, राइट। देयरफॉर बाय मिडपॉइंट थ्योरम, बाय बाय मिडपॉइंट थ्योरम, जो आपका ये है QR, ये QR, it will be parallel to BD and QR will be equal to half of BD, राइट। अब आप ये देखो कि जो PS है ये इसके पैरेलल है और इसके हाफ के इक्वल है। अभी आपने प्रूव किया ना कि PS जो है ये भी पैरेलल है किसके? BD के, एंड जो PS है वो इक्वल है हाफ ऑफ BD। ये आपकी क्वेश्चन 1 है। दोनों क्वेश्चन में देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है। If two lines are parallel to the same side, then they are also parallel to each other. If two different lines are equal to the same line, then they are also equal to each other. So from 1 and 2, what we can say? From 1 and 2. From 1 and 2. We can say that PS is parallel to QR and PS is equal to QR. ये चीज समझ में आ रही है? अब देखो, अब अगर आप फिगर में देखो तो ये आपका PS है, ये QR के क्या है? पैरेलल। और ये आपका PS है, ये QR के क्या इक्वल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, उसका वन ऑफ द मेथड क्या होता है कि अपोजिट साइड सेम पेयर, अपोजिट साइड किसी भी एक सिंगल पेयर जो अपोजिट साइड का एक पेयर जो है अगर वो इक्वल हो जाए और वही सेम पेयर अगर पैरेलल भी है, उससे भी हम क्या, बाय दिस वे वी कैन प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम। तो इट मींस वी कैन से नाउ दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS is a parallelogram. It means it implies PQRS is a parallelogram. फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो तो प्रूफ हो गया कि ये जो जो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है जिस क्वाड्रिलेटरल को, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने प्रूफ कर दिया कि वो एक पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव करना है कि इसका एक एंगल वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलो अब उसको प्रूव कर दे। अब जो आपका फोकस है वो इस पर होगा, PQRS। नाउ वी हैव प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब आप देखो कैसे प्रूव करोगे। नाउ एज ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, we know that diagonal of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपके ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है आपके वो 90 डिग्री होगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं यहां से एक पॉइंट ले रहा हूं Q, इस पॉइंट को ले लेते हैं R, इस पॉइंट को ले लेते हैं R, और इसको ले लेते हैं S। अब 90 डिग्री में बाइसेक्ट होगा तो ये तो क्लियर है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तब हमने बात की, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल PQ
अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका पी क्यू आर एस, दिस वन, ये पी क्यू आर एस, कैन आई से दैट जो क्यू आर है आपका वो पैरेलल होगा पी एस के? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? बिकॉज देखो आपने हमने अभी कहा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस नहीं, मैंने नाम गलत ले लिया यहाँ पर हम देते हैं इसको पी क्यू आर एस, तो ऑलरेडी गिवन है आपको, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हम ले लेते हैं पी, लेट इट बी एम एन और एल, पी एम एन एल। ठीक है, नाम कुछ भी आप ले सकते हो पर सेम हो जाता है वो। ठीक है, अब आप देखो इन क्वाड्रिलेटरल पी एम एन एल, पी एम एन एल, तो आपने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल पी एम एन एल, इन क्वाड्रिलेटरल पी एम एन एल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पी एस, एज पी एस इज पैरेलल टू बी डी, पी एस जो है आपका वो बी डी के पैरेलल है। ये देखो, ये आपका पी एस है और ये किसके पैरेलल है? बी डी के। ये बी डी के क्या है? पैरेलल। तो अगर पी एस बी डी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ जो आपका पी एल है ये आपका एम एन के पैरेलल होगा। इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज जो आपका पी एल है, पी एल, पी एल, पी एल, इट विल बी पैरेलल टू एम एन। ये किसके पैरेलल होगा? एम एन के पैरेलल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिमिलरली देखो वी कैन से दैट, देखो जो आपका पी क्यू है भाई, पी क्यू आर एस तो एक पैरेललोग्राम है, तो जो पी क्यू है आपका, पी क्यू, ये ये आपका पैरेलल होगा किसके? ये आपका पैरेलल होगा एसी के। तो अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो कहना ही से जो पी एम है, जो आपका पी एम है वो एल एन के पैरेलल होगा। राइट, तो आपने क्या कहा? सिमिलरली वी कैन से दैट पी एम इज पैरेलल टू एल एन। अब देखो जो आपका पी एल है वो एम एन के पैरेलल है और जो पी एम है वो एल एन के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज पी एम एन एल, पी एम एन एल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। राइट, अब देखो जो एंगल एन है वो 90 डिग्री, जो आपका एंगल एन है वो 90 डिग्री है, इन विच एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल एन आपका क्या है? 90 डिग्री है। राइट, अब देखो अगर एंगल एन 90 डिग्री है और ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल पी भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, विच इम्प्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे देखो तो आपने क्या प्रूव कर दिया? वी हैव ऑलरेडी प्रूव, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है। अब आपने प्रूव कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ आपने क्या प्रूव कर दिया? नाउ वी हैव प्रूव्ड, we have proved that PQRS is a parallelogram whose one angle is 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल होगा। ये बात समझ में आ रही है? और इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29।
देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका? योर क्वेश्चन इज फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a y इक्वल टू 0, ओके, एंड x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, डू दे हैव एनी कॉमन सच सॉल्यूशन? और ये आपकी दो इक्वेशन है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओके। देखो पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि आप y इक्वल टू 0 रखो, आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, जिससे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा डैश कॉमा 0। y की वैल्यू तो फिक्स है, y की वैल्यू 0 रखने पर x की एक वैल्यू आ जाएगी, और कुछ इस तरह का आपको पॉइंट मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू 0 रखनी है। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास कोई y की वैल्यू आएगी, लाइक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल b, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ये दो पॉइंट आपको इस इक्वेशन से मिलेंगे। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज रख के आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इस इक्वेशन से। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपको दो दो कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट और इस इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट, ये जो आपको फोर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, क्या कोई भी कोऑर्डिनेट्स कॉमन है? ठीक है, चलो करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, जैसे कि मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूं और मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, राइट। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन ले लिया 2। अब आप ये देखो, आपने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0। पहले आपने x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू क्या ले लिया, 0। तो अगर मैं इस x की जगह 0 रखूंगा तो देखो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मेरा एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,3। फर्स्ट इक्वेशन से मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,3, राइट। इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलो नाउ पुट y इक्वल टू 0। अब आपने y की जगह 0 रखा, तो जब आपने y की जगह 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यहां से आपका पॉइंट आ गया आपका 3,0। ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। सेम प्रोसेस यहाँ होगा। फिर आपने यहाँ क्या किया, पुट x इक्वल टू 0। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ y की वैल्यू 5, इट मीन्स जो आपका कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 0,5। 0,5। देन पुट y इक्वल टू 0। y की जगह आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। x इक्वल टू 2, तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,0। अब देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ आपने जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ एरर है। y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, y की वैल्यू हमारी 5 आएगी। जब आप x को 0 रखोगे तो 3y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू क्या होगा, 5। तो ये 0,5, तो देखो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये आपका जो है वो कॉमन पॉइंट आ रहा है। दोनों ही इक्वेशन में एक कोऑर्डिनेट हमारा कॉमन आ रहा है, 0,5। तो वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज 0,5 इज द कॉमन पॉइंट या कॉमन कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ इक्वेशन, ऑफ बोथ इक्वेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 29 करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of the society is given below। जैसे कि स्केड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितनी है वो आपको गिवन है 940। स्केड्यूल ट्राइब में 970 है। नॉन एससी और एसटी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है वो 920 है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 है। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 है। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। देखो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फर्क क्या होता है? हिस्टोग्राम बनता है कंटिन्यूटी में, वो आपको क्लास इंटरवल की जरूरत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होने चाहिए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर कंटिन्यूअस ना हो तो हमें उनको कंटिन्यूटी में रखना पड़ता है या बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में आपका हिस्टोग्राम बनता है। बार ग्राफ जो होता है उसमें वो कुछ इस तरह से बनता है। जब आप बार ग्राफ बनाते हो, जैसे कि ये है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो बार ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि ये एक आ गया रेक्टेंगुलर फिगर आपकी एक बनेगी, फिर एक जैसे अगर आप ग्राफ पेपर की बात करते हो तो उसमें एक एक कॉलम का आपको गैप लेना होता है, तो दूसरा आपका गैप लेके इस तरह से बनेगा, फिर ये थर्ड हो गया, फिर ये फोर्थ हो गया, इस तरह से बनता है। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो जो नंबर वाला पार्ट है ये तो आपका वाई एक्सिस पर जाएगा, कितनी हाइट 940 970 इस तरह से। और जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, जिस चीज को लेके हम बात करें, सेक्शन को लेके, ये एक्स एक्सिस पर आएगा। इसको लेके जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस सेक्शन में कितनी गर्ल्स पर 1000 है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, वो आपकी वाई एक्सिस पर जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी ये आएगी एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, स्केड्यूल का, स्केड्यूल ट्राइब, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। और इसको लेके जो बताया जा रहा है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी आएगी वाई एक्सिस पर। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जब आप बनाओगे तो स्केड्यूल कास्ट कितना है 940, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी कुछ इस तरह से होगी। ये सेक्शन प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये आएगी एक्स एक्सिस पर। इसको लेके जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो स्केड्यूल कास्ट में कितनी गर्ल्स है पर 1000 बॉयज में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये है 9, आई थिंक 980 है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 940 है। तो ये 940, तो देखो 900 और 1000 के बीच में ये जो है ये 940 है। फिर उतना ही आपने गैप लेना है। ठीक है। फिर आपको स्केड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया। अगर हम स्केड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो स्केड्यूल ट्राइब में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितनी है, 970। तो ये हो गया आपका 970। ये तो ये जो हाइट है आपकी ये कितनी है, 970। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका नॉन एससी और एसटी 920। तो ये हो गया आपका नॉन एससी और एसटी, ये कितना हो गया आपका 920। ये आपको 920 यानी कि जब आपने देखो जब आपने नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 देखा, आपने वहां पे फिगर देख ली 900 समथिंग है सारे, तो जीरो से लेके आपने 100 का गैप लिया, 100 200 300 400 500 600 इस तरह से पूरे 1000 तक आप लेके जाओगे। तो इस तरह से जो भी आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हर सेक्शन का आपको एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाना है, 950 920 इस तरह से आप बार ग्राफ बना दो। ये क्लियर हो गया? फिर आपको कहा जा रहा है इन द क्लासरूम डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। तो इसमें देखो कंक्लूजन तो एक ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है स्केड्यूल ट्राइब में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स किस पे, स्केड्यूल ट्राइब में। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये समझ में आ रही है कि नॉन एससी और एसटी में भी 920 है, और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में भी कितनी है, 920 है। तो इन दोनों में इक्वल है, एक इंफॉर्मेशन ये समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन अर्बन सेक्शन सबसे कम है 916। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखोगे आप? कंक्लूजन वी कैन अराइव नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर टू द नियरेस्ट पर 1000 बॉयज इज मैक्सिमम इन स्केड्यूल ट्राइब। एक इंफॉर्मेशन तो ये हो, एंड मिनिमम अर्बन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक ही होगी। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट पर 10 पर 1000 बॉयज इज द सेम फॉर नॉन एससी और एसटी
एंड नॉन बैकवर्ड स्टेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नाउ इसी क्वेश्चन का ये और वाला पार्ट है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिलो आर द स्कोर ऑफ द टू ग्रुप ऑफ क्लास 4 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट ऑफ अ रीडिंग एबिलिटी। दो ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और उनका स्कोर गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स है जिनका स्कोर जो 50 और 52 के बीच में आया है। ग्रुप ए में 4 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है जिनका स्कोर 50 और 52 के बीच में आया है? ग्रुप बी में 2 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स है जिनका स्कोर 47 और 49 के बीच में आया है? ग्रुप ए में है 10 स्टूडेंट, ग्रुप बी में 3 स्टूडेंट। इस तरह से आपको पूरी लिस्ट गिवन है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑन द सेम एक्सिस। सेम एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आने के आपके मैक्सिमम चांसेस है, मैं ये कहूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रखो, सेकंड में आप हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन रखो। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको वो हिस्टोग्राम वाला ही केस होता है आपका, कि आपका जो क्लास इंटरवल है आपको ये देखना क्या वो कंटिन्यूटी में है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो 50 टू 52, 47 टू 49, 44 टू 46, इस तरह से आपको सारी ये वैल्यूज गिवन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं इसको देखो 0.5 लेस करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखो, देखो अगर मैं 0.5 लेस करता हूँ तो ये हो गया 49.5, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट से 0.5 लेस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, तो ये हो जाएगा 52.5। अब देखो यहाँ 49.5 है, इसको मैं कम करूंगा तो ये हो जाएगा 46.5, और ये हो जाएगा आपका 49.5। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो आप, ये हो जाएगा आपका 0.5 लेस करोगे तो ये हो जाएगा 43.5, और ये हो जाएगा आपका 46.5। ये हो जाएगा आपका 40.5, ये हो जाएगा आपका 43.5, ये हो जाएगा आपका ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 37.5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 40.5, ये हो जाएगा आपका 34.5, ये हो जाएगा आपका 37.5। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 31.5, और ये हो जाएगा आपका 34.5। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका पूरा कंटिन्यूटी में बन गया। कैसे देखो, जहां ये आपका कंप्लीट हो रहा है ये वहीं से शुरू हो रहा है, जहां ये आपका कंप्लीट हो रहा है ये वहीं से शुरू हो रहा है। 37, ये 40.5 पर कंप्लीट, तो ये 40.5 से शुरू। इसकी लोअर लिमिट 40.5, इसकी अपर लिमिट 43.5 है, तो नेक्स्ट वाले की अब यहाँ डाउन टू अप जा रहा है आपका 43.5। इसकी अपर लिमिट 46.5 है, तो इसके ऊपर वाले इंटरवल की लोअर लिमिट, तो ये कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखो, इस तरह से देखो, 34.5, 34.5, फिर 37.5, 37.5, तो कंटिन्यूटी आ गई। पहला काम ये करना है आपको। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाओगे देखो। अगेन ये आपकी प्राइम इंफॉर्मेशन है। क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पर आते हैं, तो ये आप सारे लिखोगे एक्स एक्सिस, और इनको लेके जो इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट है जिनका स्कोर 49.5 और 52.5 के बीच में, दिस इज द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी वाई एक्सिस पर जाएगी, और सेम एक्सिस पर बनाना है तो पहले आप ग्रुप ए को बनाओगे, ग्रुप ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे, फिर आप ग्रुप बी का बनाओगे। अब कैसे बनाओगे ये समझो। देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका 49.5 टू 52.5, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो देखो यू कैन सी दैट 49.5 टू 52.5, इसमें जो वैल्यू है ग्रुप ए वो कितनी है? वो है आपकी 4। तो देखो यू कैन सी दैट दिस इज द पॉइंट 4। समझ में आ रहा है? ये आपका पॉइंट क्या हो गया 4। तो मैं इसको डॉट लगा लेता हूं, ये वाला। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। दिस इज द पॉइंट।
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 46.5 टू 49.5 और वैल्यू कितनी है 10। तो देखो 46.5 टू 49.5 वैल्यू कितनी है 10। तो ये देखो ये 10 आएगा आपका ऐसे। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट भी हो गया ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 43.5 टू 46.5 और ग्रुप ए में वैल्यू कितनी है 15। 43.5 ये टू 46.5 और वैल्यू कितनी है 15। तो ये आपका आ गया ये वाला पॉइंट। ये दिस इज द पॉइंट। ये हो गया आपका 15। ये पॉइंट भी हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 40.5 टू 43.5 और वैल्यू कितनी है 18। वैल्यू कितनी है 18। तो ये हो गया 40.5 टू 43.5 और वैल्यू कितनी है 18। दिस इज द पॉइंट। क्लियर हो गया ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 37.5 टू 40.5 वैल्यू कितनी है 20। वैल्यू कितनी है 20। तो 37.5 टू 40.5 और वैल्यू कितनी है 20। तो दिस इज द पॉइंट। ये क्लियर हो गया ठीक है। फिर 34.5 टू 37.5 वैल्यू कितनी है 12। वैल्यू कितनी है 12। तो देखो 34.5 टू 37.5 वैल्यू कितनी है आपकी 12। तो एग्जैक्टली देखो ये आपका 12 है। तो ये आपका पॉइंट आएगा। ये क्लियर हो गया ठीक है। फिर आता है आपका 31.5 टू 34.5 और वैल्यू कितनी है 30। वैल्यू है 30। तो देखो 31.5 टू 34.5 ठीक है। एंड दिस इज द वैल्यू। जो वैल्यू है इसकी वो है 13 तो 13। तो 12 से थोड़ा सा ऊपर ये इसको हमने 13 ले लिया। ये क्लियर हो गया। ग्रुप ए के सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब ग्रुप बी में चलते हैं। ग्रुप बी में देखो 49.5 टू 52.5 वैल्यू कितनी है 2। वैल्यू कितनी है 2। तो देखो तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2। क्लियर है ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 46.5 टू 49.5 ग्रुप बी में वैल्यू है आपकी 3। तो ये हो गया आपका ये वाला ठीक है। ये हो गया आपका 3। फिर नेक्स्ट है आपका 43.5 टू 46.5 और वैल्यू कितनी है 4। तो देखो 43.5 टू 46.5 और वैल्यू कितनी है 4। 4। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 40.5 टू 43.5 और वैल्यू कितनी है 8। वैल्यू कितनी है 8। तो 40.5 टू 43.5 वैल्यू कितनी है 8। ये देखो यू कैन सी दैट। तो ये आपकी वैल्यू होगी 8। ये भी क्लियर ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 37.5 टू 40.5 और वैल्यू कितनी है 12। वैल्यू कितनी है 12। तो देखो 37.5 टू 40.5 और वैल्यू कितनी है 12। तो ये वैल्यू आपकी 12 है। दिस इज द वैल्यू। द नेक्स्ट वैल्यू 34.5 टू 37.5 17। तो 34.5 37.5 और वैल्यू कितनी है आपकी 17। तो देखो 16 से ऊपर आएगा ये आपका कहीं यहाँ आएगा 17। तो ये आपका हो गया 17। एंड देन 31.5 टू 34.5 वैल्यू कितनी है 22। 22। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 22। क्लियर है यहाँ तक। ये करने के बाद अब आपको इसको क्या करना होता है इसको इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पर हमें कंप्लीट करना होता है टच करना होता है। क्योंकि अभी देखो अगर आप डॉटेड देखो
तो ये इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये ग्रुप बी का इनिशियल पॉइंट है, ये ग्रुप ए का इनिशियल पॉइंट है। अब ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको हमें टच करना होता है एक्स एक्सिस पर और फाइनल पॉइंट को भी। ऐसे ही देखो, जो आपका ग्रुप ए का जो फाइनल पॉइंट है वो ये है, ग्रुप बी का मीन्स दोनों ही पॉइंट अभी एक्स एक्सिस पर टच नहीं हो रहे हैं। तो करना क्या होता है, जितना इनका गैप है उतना ही आपको इनिशियल पॉइंट के लिए पीछे जाना होता है। जैसे कि आप ये देखो 31.5 और 34.5, तो कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो 31.5 से उतना ही आपको पीछे जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये है आपका 49.5 टू 52.5, तो 52.5 के आगे यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 55.5, ये पॉइंट आप ले लो 55.5, और इसके मिड में ये हो गया इनका फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये अगर 31.5 है तो इसके अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये आ जाएगा, ये देखो ये 31.5 है और इसका जो गैप है ये हो गया, ये था आपका 34.5, तो 3 का आपने गैप लिया, इसके पीछे जाओगे तो ये आएगा 29.5, 29.5। तो ये इसके बीच में आ गया इनिशियल पॉइंट ये वाला, और 52.5 55.5 के बीच में ले लिया आपने। जितना आगे जितना उनका गैप है उतना ही यहाँ से इनिशियल पॉइंट के लिए आपको पीछे जाना है, उतना ही आपको फाइनल पॉइंट के लिए आगे जाना है। और उसके मिड में जैसे कि सारी वैल्यूज आप ले रहे हो, ये फाइनल पॉइंट हो गया जहां पर दोनों को टच कर दोगे, ऐसे दोनों ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह से इनिशियल पॉइंट पे भी दोनों के दोनों ग्रुप ए और बी का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो ज्वाइन करेगा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद फिर आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ये कंस्ट्रक्शन वाला भी रह गया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें करना क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जिस जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है, हमें जो डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से करना है, हम उसका जीरो फाइंड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम उसका क्या फाइंड करते हैं, जीरो। तो जीरो कैसे फाइंड करोगे आप, 5 प्लस 2x इक्वल टू जीरो रखोगे, 2x इक्वल टू -5 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px is divided by, when px is divided by 5 plus 2x, then required remainder equal to p of -5/2, p of -5/2। ये क्लियर हो गया, p of -5/2। तो देखो क्वेश्चन में जो आपका px है, क्वेश्चन में जो आपका px है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आपने लिखा दिस इज द px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -5/2। इसका मतलब जो x है, जो आपका x है, आप उसको रिप्लेस करोगे -5/2 से। तो अगर ये x क्यूब है तो ये हो जाएगा -5/2 रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, तो जहां x है वहां आ जाएगा -5/2 रेज टू पावर 2 प्लस 3x, तो x की जगह आ जाएगा -5/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 प्लस 3, 5 स्क्वायर क्या होगा, 25, और माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है पर पावर इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी पर पावर ओड है, नेगेटिव वैल्यू में पावर ओड है तो माइनस आएगा, नेगेटिव वैल्यू है पावर इवन है तो प्लस में ही आएगा आंसर। तो 5 स्क्वायर हो गया 25 और 2 स्क्वायर हो गया 4, प्लस माइनस हो गया -15/2 प्लस 1।
अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 8 4 2 एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। एलसीएम क्या आएगा आपका 8 आएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये तो -125 एज इट इज आ जाएगा। देन 4 के टेबल में 8 आता है 2 पर, तो 75 इंटू 2 दैट इज 150। देन 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर, तो 15 इंटू 4 हो गया आपका -60। ये क्लियर हो गया। देन आपका एलसीएम 8 है, तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो योर फाइनल आंसर विल बी -27/8। योर फाइनल आंसर विल बी -27/8, राइट। The last question of this section C, that is represent root 4.5 on the number line। तो देखो आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन लोगे 4.5 सेंटीमीटर की, आप स्केल पर मेजर करोगे 4.5 सेंटीमीटर और आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे 4.5, राइट। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितने सेंटीमीटर की है 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। आपको इसको 1 सेंटीमीटर क्या करना है एक्सटेंड करना है। तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो ये आपने एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर। तो आगे वाला जो ग्रीन कलर वाली जो लाइन है आपकी, वो एक्सटेंशन कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो गया 1 सेंटीमीटर। और जो रेड कलर वाली लाइन जो आपने ड्रॉ की है वो उतनी ही करनी है जितना आपको रिप्रेजेंट करना है 4.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन का जो 5.5 सेंटीमीटर की आपको इसका बाइसेक्टर बनाना। बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, आप इस पॉइंट ए पर कंपास को रखोगे और 5.5 सेंटीमीटर की टोटल लाइन है, आप कंपास पे लाइन को इस तरह से रखोगे और इसको हाफ से ज्यादा आपने इस तरह से खोलना है। ये कंपास ये आपका, ये मेरे थंब को देखो आप, ये मेरे थंब को देखो आप, जो मेरा थंब है ये, ठीक है। तो जो आपका कंपास है वो पॉइंट ए पर है, इस तरह से इस पर है, पॉइंट ए पर है, राइट। इसको हाफ से ज्यादा आपको एक्सटेंड करना है। आपका जो कंपास आएगा वो इस पॉइंट पर आएगा, हाफ सेंटीमीटर से ज्यादा आप इसको, इस लाइन को हाफ से ज्यादा आप एक्सटेंड करोगे। कंपास को आपने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ऐसे लाइन पर रखा और इस तरह से ये है आपका कंपास और इसको ऐसे आपने ओपन करना है हाफ से ज्यादा, ठीक है। यानी कि जितनी इसका डिस्टेंस है इस लाइन का, उसके हाफ से ज्यादा आपने उसको ऐसे ड्रैग करना है, ओपन करना है आपको। तो जितना वो ओपन करोगे आप हाफ से ज्यादा, पॉइंट ए पर कंपास रख के आप इस तरह से एक आर्क लगाओगे। एक आर्क ऐसे आपकी नीचे की तरफ आई, ऊपर लगाई, पहले यहां लगाई और फिर ऐसे नीचे लगा दी, ठीक है। फिर उस कंपास को आप रखोगे यहाँ पॉइंट बी पर और इस आर्क को आप इस तरह से कट करो, इंटरसेक्ट करो, कट करो, ठीक है। और दोनों लाइन को आप ज्वाइन करो, दोनों लाइन को आप ज्वाइन करो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लेट दिस पॉइंट बी एम। अब कंपास को आप पॉइंट एम पर रखोगे, कंपास को पॉइंट एम पर रखोगे और आप अपने कंपास को ओपन करोगे और ओपन करते करते पेंसिल को आप पॉइंट ए पर रखोगे, कंपास को पॉइंट एम पर, और उसको इस तरह से ओपन करके पेंसिल आपकी आ जाएगी पॉइंट ए पर। और यहां से फिर आप ऐसे एक आर्क लगाओगे। कंपास यहाँ है आपका इस पॉइंट पर, कंपास आपका पॉइंट एम पर है, यहाँ रखा, यहाँ आपने पेंसिल रखी इस तरह से और इस तरह से एक आर्क लगाओ ऐसे। आपकी आर्क इस तरह से आएगी। अगर आपका बाइसेक्टर ठीक बना, अगर ये ठीक बना होगा तो एग्जैक्टली वो पॉइंट बी को टच करेगी। ये चीज समझ में आ गई। फिर आपको क्या करना है, लेट दिस पॉइंट बी पी। पॉइंट पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। तो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक आर्क लगा दी, यहाँ कंपास रखा, यहाँ एक आर्क, फिर यहाँ कंपास रखा। इस तरह से आप 90 डिग्री, आपको पता कैसे बनाया जाता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ कंपास रखोगे और यहाँ पेंसिल रखोगे, पॉइंट पी पर कंपास, लेट दिस बी पॉइंट एल या समथिंग। यहाँ यहाँ आप पेंसिल रखोगे, कंपास पेंसिल मीन्स कंपास यहाँ पॉइंट पी पर रखे, इतना इसको ड्रैग करोगे, इतना ओपन करोगे तो पॉइंट पी पर कंपास आएगा और इस पॉइंट पर आपकी पेंसिल आएगी और पेंसिल्स को आप इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाओ। तो जहां वो नंबर लाइन पर, जिस पॉइंट पर, लेट दिस पॉइंट बी सी, लेट दिस पॉइंट बी सी, ये पॉइंट बी था आपका।
ये वाला पॉइंट बी था आपका और ये वाला पॉइंट सी है। जहां वो टच करेगा यही होगा आपका √4.5 ऑन नंबर लाइन, √4.5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ क्या हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स पर अपना जो डाउट है वो आप शेयर कर देना, आई विल लेट यू नो। और इसके बाद फिर हम जो अपना नेक्स्ट क्लास में जो हम सेक्शन करेंगे वो हम करेंगे सेक्शन डी ऑफ दिस पेपर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।